नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक कार्यपालिका के बारे में। वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद शामिल होती है। उससे पहले हमारा टॉपिक था राष्ट्रपति, जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। तो पहले हम जो भी संवैधानिक प्रावधान है या फिर जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद में जो चीज यहाँ पे बताई जाएगी उसका विस्तार से लास्ट में वर्णन किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका में कौन शामिल होगा? वास्तविक कार्यपालिका में शामिल होगा नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कौन होगा इसमें? प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पे नाम लिखा है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का सीधा सा अर्थ है कि जो भी कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जो भी नीति निर्धारण वाले काम होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? वो प्रधानमंत्री द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। और नाम मात्र की कार्यपालिका का अर्थ है कि उस पर साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। और राष्ट्रपति का कार्य नाम मात्र का यानी हस्ताक्षर करने तक सीमित है। और जो भी नीति निर्धारण करना है, उस कार्य को करना है, वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करेगी। अब संवैधानिक प्रावधान से संबंधित विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 में इनके बारे में बताया गया है। और 75 फर्स्ट में क्या है? 75 फर्स्ट में बताया गया है नियुक्ति। 75 फर्स्ट में बताया गया नियुक्ति। नियुक्ति किसकी? नियुक्ति इसमें बताया गया पीएम की यानी प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। और सेकंड बात इसमें लिखी गई कि मंत्री परिषद यानी जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? मंत्रियों की नियुक्ति यहां पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी यहां पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सलाह पर की जाएगी। ठीक है। इसके बाद में सेकंड हम बात करते हैं अनुच्छेद 75(2). अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका क्या अर्थ हुआ? प्रसाद पर्यंत का सीधा सा अर्थ है कि राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करेगा। अगर राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति कर रहा है तो मंत्री कब तक पद पर बना रहेगा? जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। जिस दिन राष्ट्रपति मंत्री से त्यागपत्र मांगेंगे या फिर हटाने का आदेश जारी करेंगे तो मंत्री नहीं रहेंगे, मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे यूज किया जाता है प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पर इसका सीधा सा अर्थ होता है मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ है कि पीएम के प्रति उत्तरदायी है। क्योंकि पीएम राष्ट्रपति को बोलेगा कि ये हमारी नीतियों के अकॉर्डिंग मंत्री काम नहीं कर रहे तो आप इन्हें हटा दीजिए। तो राष्ट्रपति मंत्री को हटा देगा। तो हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के। इसलिए इसे व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 75(3). यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें बताया गया है कि कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? यहां पे याद रखना है, सामूहिक रूप से हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति उत्तरदायी होगी? हमेशा लोकसभा के प्रति। कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद, यानी कार्यपालिका से ही मंत्रिपरिषद का चयन होता है और वो सामूहिक रूप से हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होगी? वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 75(4). अनुच्छेद 75(4) कहता है कि मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। राष्ट्रपति महोदय मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ये किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 75(4) में बताया गया कि मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। और उसके बाद में आता है अनुच्छेद 75(5). अनुच्छेद 75(5) में बताया गया है कि कोई भी मंत्री अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। इन 6 माह तक किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है अधिकतम, चाहे वो संसद का सदस्य हो चाहे ना हो। लेकिन जैसे ही 6 माह कंप्लीट होगा ये मंत्री नहीं रहेगा। तो इसमें बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है। जैसे ही 6 माह कंप्लीट होगा उसे संसदीय लोकसभा या राज्यसभा में से किसी की भी सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अगर वो नहीं कर पाता है तो मंत्री पद पर नहीं रहेगा। इसके बाद में आपको नोट लगा के लिखना है, सबसे महत्वपूर्ण है 91वां संविधान संशोधन। अब 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 91वें संविधान संशोधन से 2 आर्टिकल जोड़े गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट है 75(1)(a). अब 75(1)(a) में क्या कहा गया है? 75(1)(a) में कहा गया मंत्री परिषद का आकार कितना होगा। इसमें मंत्री परिषद के आकार की बात की गई है, यानी मंत्री परिषद का आकार। आपको यह बताया गया कि मंत्री परिषद यानी कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसके आकार की बात की गई है। इसका आकार होगा अधिकतम 15%। और किसका 15%? लोकसभा के सदस्यों का 15%। इन लोकसभा में कितने सदस्य वर्तमान में? 543 और उनका 15%। और पीएम सहित, यानी पीएम सहित ये 15% होने चाहिए। 543 में से मंत्री कितने होंगे? मंत्री परिषद 82 सदस्य होंगे अधिकतम। ठीक है, ये किस में बताया गया मंत्री परिषद का आकार? 75(1)(a) में बताया गया है। इसके बाद में दूसरा आर्टिकल है 75(1)(b). 75(1)(b) में बताया गया दल बदल के आधार पर अगर कोई व्यक्ति, कोई मंत्री अयोग्य, अगर कोई सांसद अयोग्य हो जाता है तो वो मंत्री पद पर नहीं रहेगा। यानी कोई व्यक्ति दल बदल कर लेता है, यानी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है और इस आधार पर उसे अगर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वो मंत्री नहीं बन पाएगा। सेकंड, उसकी सांसद सदस्यता भी चली जाएगी। उसे मंत्री बनने के लिए दोबारा चुनाव होंगे। अगर वो दोबारा चुनाव में जीतता है तो भी मंत्री बन सकता है। इससे पहले वो मंत्री नहीं बन सकता। ये सभी महत्वपूर्ण वास्तविक कार्यपालिका से संबंधित है हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल से। अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जो आपको ये क्वेश्चन बताया गया है वो यूपीएससी में पूछा गया है 2021 के समथिंग, यानी मंत्री परिषद का आकार कितना है। तो यहाँ पे लोकसभा का 15%। अब वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है? अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है। वास्तविक कार्यपालिका का अर्थ है कि प्रधानमंत्री
यानी हमारे देश में अगर भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर पद कौन सा है? वो प्रधानमंत्री का है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही नीति का निर्धारण करते हैं, नीति बनाने के बाद उसे लागू करवाते हैं। अब लागू करवाने का काम कौन होता है? मंत्रिपरिषद का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद में मंत्री होंगे और उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कर रहे हैं? पीएम की सलाह पर कर रहे हैं। तो पीएम हो गए भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर पद। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रसाद पर्यंत की, यानी आर्टिकल 75(2) में बताया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अब व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, इसका सीधा सा अर्थ है कि एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। तो इसमें कि राष्ट्रपति अगर मंत्री की नियुक्ति कर रहा और पीएम की सलाह पर मंत्री की नियुक्ति की जा रही है, अगर कोई मंत्री है वो अपने कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा है, पीएम के आदेश को फॉलो नहीं कर रहा है, तो पीएम उसे त्याग पत्र मांगेगा। अगर ये त्याग पत्र नहीं देता है तो पीएम राष्ट्रपति महोदय से कहेगा कि इसके त्याग पत्र को जारी कीजिए और इसे पद से हटा दीजिए। नियुक्ति कौन करे? राष्ट्रपति कर रहा है। हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। इसलिए यह व्यक्तिगत रूप से हमेशा उत्तरदायी रहेगा राष्ट्रपति के प्रति, यानी ऐसे कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसको अपना पद त्यागना पड़े। इसके बाद में आता है सामूहिक उत्तरदायित्व। एग्जाम के दृष्टिकोण से और समझने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है सामूहिक उत्तरदायित्व। अब सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। आपको याद रखना है संसद में 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ पे उत्तरदायित्व किसके प्रति है? ओनली लोकसभा के प्रति है। यानी एग्जाम में अगर पूछा जाए विधायिका के प्रति या फिर लोकसभा के प्रति, तो वहां पर सही आंसर क्या होगा? लोकसभा के प्रति है। पूरी विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि मंत्रिपरिषद का चुनाव कहां से होता है? लोकसभा से होता है। अब लोकसभा क्या है? लोकसभा होती है 543 सदस्यों का समूह है, यानी इसमें होते हैं सांसद, यानी हमारे एमपी इसमें शामिल होते हैं। अब हमारे एमपी 543 है, इन्हीं में से जिसको बहुमत प्राप्त हो जाता है, यानी जिसको बहुमत प्राप्त हो जाए 282 प्लस सीट प्राप्त हो जाती है, 282 प्लस सीट प्राप्त हो जाती है, वो कार्यपालिका का निर्माण करता है। यानी विधायिका के बाद में लोकसभा में कौन आएगा? 543 सदस्य है, इस पे चुनाव होगा। इसमें जिसको बहुमत मिल जाएगा, यानी 282 सीटें प्लस मिल जाएगी, वो कार्यपालिका का निर्माण करेगा। और कार्यपालिका में से लोकसभा के 15% का, यानी लगभग 82 मंत्री बनेंगे। यानी मंत्रिपरिषद की संरचना कितनी है? लगभग 82 अधिकतम मंत्री होंगे। और वो मंत्री हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि अगर 543 सदस्यों में से अगर ये चुन के आ रही है, 543 सदस्यों में से अगर मंत्री परिषद चुन के आ रही है, कार्यपालिका चुन के आ रही है, तो ये जहां से आ रही है उनके प्रति हमेशा उत्तरदायी रहेगी। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या हुआ? इसे कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए कि बजट आज पेश करना है, निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही हैं, तो वो एक विधेयक है। अगर वो पास नहीं हो पाता है, बजट साधारण विधेयक से पास किया जाता है, अगर 282 प्लस सदस्य उस पर समर्थन नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ होगा कि सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है, सरकार अल्पमत में आ गई है, तो यहां पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी हमेशा सरकार के पास मेजोरिटी यानी बहुमत होना चाहिए। इसे कहते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। यानी बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा और लोकसभा में अगर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये होता है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। इसके बाद में पद और गोपनीयता। पद आपको समझ में आता है, जब भी कोई व्यक्ति या फिर कोई नागरिक है भारत का पद ग्रहण करेगा तो पद की शपथ लेता है। पर यह गोपनीयता क्या है? गोपनीयता का अर्थ है कि मंत्री को पता होता है कि कौन सी पॉलिसी बनानी है। जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में कॉलोनी कटनी है और मंत्री को पता है कि यहाँ पर कॉलोनी निकलेगी, और वो अपने रिश्तेदारों को क्या है पहले ही बता देता है कि यहाँ पर कॉलोनी बनेगी, आप जमीन खरीद लीजिए। तो सरकार जब उसके रिश्तेदार जमीन खरीद लेंगे तो सरकार जब इस कॉलोनी को काटेगी तो इसमें मुआवजा मिलेगा और मुआवजा बहुत अधिक दिया जाएगा। तो किसको फायदा होगा? इसके मंत्री के रिश्तेदारों को फायदा होगा। इसलिए जो भी इस पद पर बैठेगा उससे ये शपथ ली जाती है कि जो भी सरकार की पॉलिसी होगी, जब तक संसद के पटल पर नहीं रख दी जाती, आप किसी के आगे इसका अनावरण नहीं करोगे, चर्चा नहीं करोगे।
ये होता है गोपनीयता की शपथ। और कौन दिलाता है? राष्ट्रपति महोदय दिलाता है। राष्ट्रपति महोदय किसी को भी अलग से पीएम की शपथ नहीं दिलाता है। अब पीएम की नियुक्ति कैसे होती है? मैंने बता दिया, पीएम की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी पीएम बना दे, नहीं। ये परंपरा बनी हुई है कि पीएम वही बनेगा, यानी 282 सदस्य प्लस अगर किसी को मेजोरिटी है और ये सदस्य डिसाइड करते हैं कि इनमें से एक पीएम होनी चाहिए, तो उनमें से एक पीएम बनाया जाएगा। यानी राष्ट्रपति के विवेक पर नहीं है, इन सदस्यों की लोकप्रियता और जनता की लोकप्रियता से डिसाइड होता है कि पीएम कौन बनेगा, ना कि राष्ट्रपति के विवेक से। ठीक है। और पीएम को अलग से कोई पीएम की शपथ नहीं दिलाई जाती है, वो मंत्री की ही शपथ यानी मंत्री की ही शपथ लेता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 75(5) की। इसमें कहा गया कि 6 माह तक कोई मंत्री रह सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, उसे 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा ही किसी भी व्यक्ति को पीएम भी 6 माह तक के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद में क्या है कि उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 91वें संविधान संशोधन 2003 की। ये क्यों किया गया? इसमें पहला है कि मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या था कि 1980 के दशक में बहुदलीय राजनीतिक पार्टियां बन गई थी, यानी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत दलों से गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन के बाद में क्या होता था कि सरकार स्टेबल हो पाती थी। तो उस गठबंधन यानी अन्य दलों को खुश करने के लिए उन्हें मंत्री पद दिया जाता था, जिससे क्या होता है कि मंत्री परिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। अब पीएम सभी से तो राय लेकर अगर काम करेगा तो यहाँ पे आपसी सहमति नहीं हो पाएगी और पॉलिसी नहीं बनेगी। इसलिए डिसाइड किया गया मंत्री परिषद का आकार कम होना चाहिए, जिससे क्या हो, कार्य करने में सहूलियत हो। इसलिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया। इसके बाद में आते दल बदल के आधार पर अयोग्यता। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई मान लीजिए बीजेपी सरकार है और इसमें कोई सांसद है, अगर वो दूसरी पार्टी में चला जाता है इसलिए कि उसे उस पार्टी में मंत्री पद दे दिया जाएगा, तो बीजेपी गवर्नमेंट अल्पमत में आ जाएगी। इससे क्या होगा, सरकार में अस्थिरता होगी। तो सरकार की अस्थिरता को रोकने के लिए ऐसा कहा गया कि कोई व्यक्ति मंत्री पद के लालच में आकर या फिर किसी अन्य लालच में आकर अगर पार्टी छोड़ता है तो उसकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। वो सांसद नहीं रहेगा और वो दूसरी पार्टी में जाके मंत्री भी नहीं रहेगा। मंत्री बनने के लिए उसे दोबारा जनता के सामने जाना पड़ेगा और चुनाव जीतना पड़ेगा। इसलिए किया गया कि ताकि पार्टी में स्थिरता बनी रहे, कोई भी सांसद लालच में आकर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के पास ना जाए, पैसे या फिर पद के लालच में। तो यानी देश में शासन की स्थिरता के लिए यह प्रावधान भी जोड़ा गया और यहां पर अधिक पारदर्शिता के साथ काम कर सके, अधिक एफिशिएंसी के साथ कार्य कर सके, इसलिए मंत्री परिषद का आकार डिसाइड किया गया है। आज का हमारा टॉपिक वास्तविक कार्यपालिका समाप्त होता है। थैंक यू।